चलो शुरू करें। हाँ ध्यान देना, चैप्टर नंबर 16 है कंपनीज एक्ट में, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन 6 से अपना डिस्कशन बाकी था, वहाँ से स्टार्ट करते। उसके आगे का पॉइंट मैंने आपको कल बता दिया था, DIR 2 और 12 वाला रिपीट कंडीशन थी। ठीक है, 152 सबसेक्शन 6 यहाँ पे रोटेशनल डायरेक्टर्स की बात हो रही है। डायरेक्टर्स हु आर रिक्वायर्ड टू रिटायर बाय रोटेशन, उसके बारे में पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है। तो पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं क्या बोला। सबसे पहले 152 सबसेक्शन 6 में आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी मे प्रोवाइड दैट ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल बी रिटायरिंग बाय रोटेशन। आर्टिकल्स में ऐसा हो सकता है कि सारे डायरेक्टर्स को भी रिटायर करने के लिए बोल दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे नेक्स्ट कंडीशन, where the article does not provide for retirement by rotation for all directors, at least 2/3 of the total number of directors of a public company shall be liable to be retired by rotation। तो ये मिनिमम नंबर है कंपनीज एक्ट के हिसाब से। अगर आर्टिकल्स में हायर नंबर प्रिस्क्राइब किया है तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो कंपनीज एक्ट मिनिमम ये बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपकी कंपनी में जितने भी हैं उसमें से एटलीस्ट 2/3 वैसे होने चाहिए दोज हु आर एलिजिबल टू रिटायर बाय रोटेशन। अब एलिजिबल का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली में सबको रिटायर होना ही पड़ेगा, सिर्फ एलिजिबिलिटी की बात की है। उनमें से कुछ डायरेक्टर्स रिटायर होंगे, अब कितने होंगे कितने नहीं वो आगे समझाया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एट द फर्स्ट AGM ऑफ अ पब्लिक कंपनी हेल्ड नेक्स्ट आफ्टर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग एट विच द फर्स्ट डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड, मतलब जिस मीटिंग में डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए फर्स्ट टाइम, उसके बाद जो भी अगली AGM होगी और उसके बाद जितनी भी AGM हर साल होती रहेगी, सबके लिए कॉमन रूल रहेगा। तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ सच डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग एज आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, और इफ द नंबर इज नाइदर 3 नॉर मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर नियरेस्ट टू 1/3 शैल रिटायर फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको क्राइटेरिया बता रहे हैं उसमें ये बोला कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी हैं उसमें से एटलीस्ट 2/3 एलिजिबल होने चाहिए टू रिटायर बाय रोटेशन, और बोला ये जो एलिजिबल हैं उनमें से एटलीस्ट 1/3 एक्चुअल में रिटायर होंगे बाय रोटेशन। तो ये एनुअल नंबर हो गया कि कितने डायरेक्टर्स को रोटेशन से रिटायर होना पड़ेगा। टोटल का 1/3 नहीं, टोटल में से 2/3 और फिर उसका 1/3। तो वहाँ पे नंबर्स में फर्क आ जाएगा, वो आपको कंडीशन को ध्यान देना है। समझ लो, एक बार एग्जांपल भी देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर को अगर मैं 1 मान रहा हूँ तो 1 में से 2/3 एलिजिबल होने चाहिए टू रिटायर बाय रोटेशन, और ये 2/3 में से इसका 1/3 ये एक्चुअल में रिटायर होंगे बाय रोटेशन एट एवरी AGM। ये क्राइटेरिया है। अगर कोई क्वांटिटी अपने अज्यूम कर ले अदर देन 1, 9 डायरेक्टर्स अज्यूम कर सकते हैं, तो 9 का 2/3 आप करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 का 1/3 करोगे तो 2। समझ आया ये? तो इस तरीके से होगा। तो 9 का 1/3 नहीं लेना है, पहले 9 का 2/3 करना है। ये एलिजिबल, इनमें से 1/3 लेंगे तब जाके पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने डायरेक्टर्स रिटायर होंगे बाय रोटेशन। तो ये आप एग्जाम्पल वहाँ पे नोट करके रख लो तो ध्यान रहेगा। और राउंडिंग ऑफ के लिए भी कुछ बोला हुआ है, neither 3 nor multiple of 3 then the number nearest to 1/3 shall retire from office। तो अगर ये आप अमाउंट जब कैलकुलेट करते हो तो इसमें जो राउंडिंग ऑफ करना है उसमें नियरेस्ट वाला रूल यूज करना है। अभी लास्ट टाइम देखा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले में नेक्स्ट नंबर पे जाएगा अगर फ्रैक्शन में कुछ भी आता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बोला है कि इसमें अगर कुछ पॉइंट में आंसर आया तो जो नियरेस्ट नंबर होगा ना वो आपको अज्यूम करना होगा। क्लियर? तो सपोज अगर वो 2.1 आ रहा है तो 2 हो जाएगा, और ये अगर 2.6 आ रहा है तो फिर 3 हो जाएगा। नियरेस्ट नंबर, अपना बेसिक मैथ्स वाला रूल ये लगाना है। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ में ध्यान रखना, वहाँ कंडीशन अलग थी, यहाँ पे अलग है। एग्जाम में मिक्सअप कर दी तो फिर पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। लिख लो इसको। ठीक है, आगे कंडीशन में बोला कि जब डायरेक्टर्स रोटेशन से रिटायर होंगे तो कौन पहले जाएगा और कौन नहीं जाएगा, कौन पहले रिटायर होगा। तो उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सिस्टम यूज होगा। जो सबसे पहले अपॉइंट हुआ था वो सबसे पहले रिटायर होगा। ये एक सिंपल रूल अज्यूम करना है। तो 2 डायरेक्टर कौन होंगे, इन 6 में से कोई एक होगा या 2 होंगे, वो 6 में जो सबसे पुराना है वो पहले जाएगा। ये क्राइटेरिया नॉर्मली होता है, ऐसा बोला हुआ। आगे और भी क्लैरिफिकेशन है उसमें। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई एक साथ मल्टीपल डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए थे, अब जैसे 6 डायरेक्टर्स की बात हो रही है तो 6 में से 2 या 3 या 4 एक ही दिन पे एक ही टाइम पे एक साथ अपॉइंट हुए थे, तो अब फिर उनमें तो एट पार वाली सिचुएशन हो गई। सब एक दूसरे को बोलेंगे कि भाई आप रिटायर हो, मैं क्यों हूँगा, हमको तो आगे काम करना ही है आगे। तो फिर कौन पहले रिटायर होगा कौन नहीं, अगर ऐसी टाई हो जाती है ड्यूरेशन के बेस पे तो फिर लॉट वाला सिस्टम यूज कर सकते हैं। लॉट वाला मतलब वो चिट वाला सिस्टम यूज कर सकते हैं। नाम लिख लेंगे, जिसका नाम आया वो जाएगा। अब टाई ब्रेकर के लिए तो क्या ही करे, अगर सभी एलिजिबल है
और सब एक साथ ही अपॉइंट हुए थे, तो फिर कौन पहले अपॉइंट हुआ कौन बाद में, वो पॉइंट ही नहीं है। तो फिर रैंडमली किसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसका नाम आ गया उसको जाना पड़ेगा। ऐसा भी क्राइटेरिया यहाँ पे हो सकता है। क्लियर? चलो देखें आगे। नेक्स्ट 152 सबसेक्शन 7 क्या बोल रहा है वो देख लो। If the vacancy of retiring director is not filled up at the meeting and the meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy, the meeting shall stand adjourned till the same day in the next week, same time, same place, or if that day is a national holiday, till the next succeeding day which is not a holiday at the same time and place. अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। जिस मीटिंग में ये डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं, उसी मीटिंग में इनके बदले नए 2 डायरेक्टर्स अपॉइंट भी होंगे। नॉर्मली ये होता है। अगर इस मीटिंग में अपॉइंट नहीं हुए तो हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें और डायरेक्टर्स अपॉइंट करने ही नहीं है, ये 2 जा रहे हैं, इनको जाने दो, लेकिन अब इनके बदले नए डायरेक्टर्स नहीं लाने, क्योंकि रिमेनिंग जितने भी है ना वो इनफ है। ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपने उस मीटिंग में ये डिक्लेयर कर दिया कि वी आर नॉट अपॉइंटिंग एनी न्यू डायरेक्टर्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ द रिटायरिंग वंस, तो फैसला हो चुका। या फिर आपने अपॉइंट कर दिए तो भी काम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि ना आपने नए डायरेक्टर्स अपॉइंट किए, ना ये डिक्लेयर किया कि हम और अपॉइंट नहीं करने वाले, तो इसका मतलब बात अभी भी ओपन है, मतलब फाइनल नहीं हुआ कि करना क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में ये मीटिंग बाय डिफॉल्ट एडजर्न हो जाएगी। और अगर इस मीटिंग के एंड तक कोई डिसीजन नहीं आता है तो एक एडजर्न मीटिंग करेंगे और वहाँ पे इसका डिसीजन होगा। अब एडजर्न मीटिंग बाय डिफॉल्ट कब होती है? नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, सेम प्लेस। तो वही बात यहाँ पे बोली है। तो एडजर्न मीटिंग में बेसिक रूल यही है कि अगर मीटिंग एडजर्न कर रहे हैं तो अगले हफ्ते इसी जगह पे इसी टाइम पे मिलेंगे। नॉर्मली ये होता है। लेकिन और कोई कंडीशन अगर रखनी हो तो फिर पहले से बोल सकते हैं कि हम मीटिंग एडजर्न कर रहे हैं लेकिन साइन डाई विदाउट डेट, तो अगली डेट आपको जब देंगे ना तभी आना है। ऐसा भी हो सकता है। बट इन जनरल क्या होता है, नेक्स्ट वीक वाला ये पॉइंट यहाँ पे बोला। उस मीटिंग में फिर वापस इस पॉइंट पे डिस्कशन होगा और जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स के बदले नए अपॉइंट करने, उनका अपॉइंटमेंट अपने यहाँ पे कर लेंगे। आगे क्या बोला, इफ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो द वेकेंसी ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट फिल्ड अप। ये आगे की स्टोरी है कि एडजर्न मीटिंग में भी अगर मान लो रिटायरिंग डायरेक्टर की प्लेस फिलअप नहीं हुई तो क्या होगा। एंड दैट मीटिंग ऑल्सो has not expressly resolved not to fill the vacancy, the retiring director shall be deemed to have been reappointed at the adjourned meeting। अब देखो कुछ फैसला ही नहीं हो रहा, नए डायरेक्टर को अपॉइंट करने की कोई बात ही नहीं हो रही है। एडजर्न मीटिंग भी करा ली। अब एक ही मीटिंग को बार बार तो एडजर्न नहीं कर सकते, सेकेंड टाइम एडजर्नमेंट नहीं होता। तो फिर इसका ऑप्शन ये है कि जो डायरेक्टर रिटायर हुए थे ना, बाय डिफॉल्ट उन्हीं को रीअपॉइंट कर दिया जाए, क्योंकि नए डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट हो नहीं पा रहा। आया समझ में? तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। अब इसमें भी अनलेस बोला है। अनलेस में क्या बोला है वो देख लेते हैं। अनलेस में कुछ इंस्टेंसेस ऐसे दिए हुए हैं जहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये जो डायरेक्टर्स हैं, ये जो डायरेक्टर है जो रीअपॉइंट हो रहा है, ठीक है, जो रीअपॉइंट हो रहा है वो डायरेक्टर की अपने बात कर रहे हैं कि कब वो कंटिन्यू नहीं कर सकता और कब कंटिन्यू कर सकता है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अनलेस वाली सिचुएशन देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला, एट दैट मीटिंग और एट द प्रीवियस मीटिंग अ रिजोल्यूशन फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर हैज बीन पुट टू द मीटिंग एंड लॉस्ट। अब ये थोड़ी सी एब्रप्ट सिचुएशन है, रियल में ऐसा होता नहीं है। या ऐसा है कि पहले कुछ रिजोल्यूशन पास किया, फिर वो रिजोल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसको बैकआउट कर लिया। रिजोल्यूशन लॉस मतलब फिजिकली वो खो नहीं गया है, लेकिन वो रिजोल्यूशन पहले पास किया, अब उसी पे अपोज हो रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए। तो ये एक इंस्टेंस है जो इतना कॉमन नहीं है, लेकिन एक बार पॉइंट रखने के लिए उन्होंने रखा है। सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं, द रिटायरिंग डायरेक्टर हैज बाय नोटिस इन राइटिंग एड्रेस टू द कंपनी और इट्स बोर्ड एक्सप्रेस्ड हिज अनविलिंगनेस टू बी सो रीअपॉइंटेड। जो डायरेक्टर को ऑटोमेटिक रीअपॉइंट करने की बात ऊपर हो रही है ना, वो डायरेक्टर ने खुद ही मना कर दिया था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन किसी भी सर्कमस्टांसिस में मुझे रीअपॉइंट मत करना। आया समझ में? तो वो खुद ही ना बोल रहा है, तो उसको बाय डिफॉल्ट रीअपॉइंट कर सकते हैं क्या? हो सकता है ऐसा? नहीं। तो ऊपर वाली कंडीशन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उससे अलग जा रहा है, इसलिए यहाँ क्लियर कर दिया कि रिटायरिंग डायरेक्टर अगर ना बोल के गया है कि मुझे रीअपॉइंट मत करना, तो एडजर्न मीटिंग में आप बाय डिफॉल्ट उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अपना कंसेंट नहीं दिया और अनविलिंगनेस शो कर दी, मतलब स्पेसिफिक डिनाई कर दिया। ये पॉइंट। आगे बढ़ रहे हैं, सेकेंड पॉइंट, द रिटायरिंग डायरेक्टर थर्ड पॉइंट में he is not qualified or is disqualified for appointment। ये disqualified वाला पॉइंट वही है जो अपने सेक्शन 164 में बात करते थे, ठीक है, वही कंडीशन। A resolution whether special or ordinary is required for his appointment or reappointment by virtue of any of the provisions of this act। अब ये स्पेसिफिक कंडीशन है नहीं, इन जनरल है। यहाँ पे सिर्फ ये बोला है कि अगर किसी भी डायरेक्टर को रीअपॉइंट करना है और उसके लिए ऑर्डिनरी या स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, तो उसके बिना अपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट रीअपॉइंटमेंट का मतलब तो आपने रिजोल्यूशन पास ही नहीं किया। और यहाँ पे क्या बोला है कि रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है, क्योंकि एक्ट में किसी सेक्शन में ऐसी बात लिखी हुई है, तो फिर उसके बेस पे ही काम होना चाहिए। और लास्ट में बोला सेक्शन 162 इज एप्लीकेबल, वो भी आगे आने वाला है, तो मैं आपको सॉल्व करवा ही दूंगा कि उसमें कंडीशन क्या है। अभी के लिए एक बार उसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। आगे देखें, लास्ट पॉइंट में देखना गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है।
बोला कि गवर्नमेंट कंपनीज के केस में ये ऊपर वाले दो सबसेक्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। अब गवर्नमेंट कंपनीज के केस में क्यों एप्लीकेबल नहीं है और कौन सी कंपनीज है एग्जैक्टली वो देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट में, अ गवर्नमेंट कंपनी इन विच द एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स बाय द सीजी और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब किसी भी कॉम्बिनेशन में एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसकी एंटायर कैपिटल गवर्नमेंट के हाथ में ही है, मतलब अपने जैसे लोगों के पास, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कोई शेयर नहीं है। अब वो गवर्नमेंट कंपनी की एंटायर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती है या किसी एक स्टेट गवर्नमेंट की हो सकती है या इनके किसी कॉम्बिनेशन में भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कंपनीज को 152 सबसेक्शन 6 और 7 फॉलो करने की जरूरत नहीं। ये क्लियर हो गया? तो इनमें रोटेशन वाला पॉइंट नहीं आएगा, इन शॉर्ट बात वही। बी पॉइंट में देख लो, अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, जो ऊपर गवर्नमेंट कंपनी थी उसकी कोई सब्सिडरी इन विच द एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय दैट गवर्नमेंट कंपनी ओनली, मतलब वही हो गया 100% सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, और वो भी ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जिसकी खुद की शेयर कैपिटल पूरी गवर्नमेंट के पास है, मतलब ना होल्डिंग में किसी प्राइवेट इन्वेस्टर का कोई स्टेक है ना उसकी सब्सिडरी में। तो ये कंडीशन यहाँ पे रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 160, राइट ऑफ अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। देख लो सेक्शन 160 में क्या बोला है वो कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्टरशिप की पोस्ट के लिए अप्लाई करने की बात हो रही है, ऐसा आप समझ लो। किसी भी कंपनी में अगर डायरेक्टर की पोस्ट वेकेंट है तो एज अ पर्सन आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। कंडीशन ये है कि आपको एक अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे, एंड दैट अमाउंट इज 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए आपको डिपॉजिट करने हैं। जैसे इलेक्शन फाइट करते हैं वैसा हो गया कि भाई आप नॉमिनेट कर रहे हो अपने आप को, लोग आपके क्राइटेरिया आपके बायोडाटा के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको वोट देंगे, आप सिलेक्ट हो गए तो आप अपॉइंट हो जाओगे। अब अगर 1 लाख रुपए डिपॉजिट करोगे तो ही आपका नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट होगा। उसका रीज़न ये है कि ये अमाउंट रखना ज़रूरी है। अगर 1 लाख रुपए या कोई भी डिपॉजिट नहीं चार्ज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि कोई भी आके फॉर्म भर देगा कि मैं भी अप्लाई करना चाहता हूँ, फ्री है ना, फॉर्म भरने में क्या जा रहा है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि अगर अमाउंट चार्ज किए बिना अगर किसी को एंट्री दे रहे हैं तो ज़्यादा लोग आएंगे। आप सोच लो, आपकी एग्जाम फॉर्म की सिचुएशन देख लो, अगर एग्जाम फॉर्म की फीस नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हर कोई फॉर्म भर देगा। एग्जाम देने जा पाए तो ठीक, नहीं गए तो भी ठीक, फॉर्म तो भर दो, फिर वैसा हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि भाई चार्जेस पे करने, तो इफ़ यू आर सीरियसली गोइंग टू अपीयर फॉर एग्जाम तभी आप वो एग्जाम फॉर्म भरोगे, अदरवाइज नहीं। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि डायरेक्टरशिप में वही कैंडिडेट अप्लाई करे जो सीरियसली फर्म के लिए काम करना चाहता है। तो डिपॉजिट अमाउंट रख दिया 1 लाख रुपए। अब आपके और मेरे लिए 1 लाख रुपए सुनने में ज़्यादा है, लेकिन जो डायरेक्टर का कैंडिडेट है वो अच्छी इनकम ऑलरेडी अर्न करता होगा, कहीं और भी काम कर रहा होगा, 1 लाख रुपए उसके लिए बड़ी बात नहीं। तो इसलिए अमाउंट जो रखा है वो उनके हिसाब से नॉमिनल है, अपने हिसाब से वो कॉस्टली लग सकता है आपको, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपए पे कर दिए, आगे क्या होगा? अब इसमें एक ट्विस्ट है, वो भी समझ लो। 1 लाख रुपए आपने भर दिए, इलेक्शन हो गया, वोट्स दे दिए सारे शेयर होल्डर्स ने, आपका नंबर नहीं लगा, आप वो इलेक्शन हार गए, मतलब आपको सिलेक्ट नहीं किया, तो 1 लाख रुपए का क्या होगा? वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ गए। तो अगर आप उसमें सिलेक्ट नहीं हुए ना तो 1 लाख रुपया गया, वो रिफंडेबल नहीं। दूसरा बोला है कि अगर आप जीत गए तो वापस मिल जाएगा, उल्टा है, जीत गए तो वापस मिल जाएगा, हार गए तो वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन रखिए, एक और रास्ता भी है। अगर आप हार जाते हो लेकिन आपको टोटल वोट्स के 25% वोट मिले, भले आप हार गए लेकिन आपको वोट्स जो है क्वांटिटी में अच्छे वोट्स मिले, लेकिन नियरेस्ट मार्जिन से हार गए होगे, ऐसा होगा, तो उस सिचुएशन में पैसे रिफंड हो जाएंगे। लेकिन उससे कम वोट मिले हैं और हार गए, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। आया समझ में? तो ये कंडीशन वैसी, तो जीतने पे वापस मिल रहा है, हारने पे वापस नहीं मिल रहा है। आप सोच रहे हो कि उल्टा होना चाहिए था, जो हार गया उसके तो पैसे वापस कर दो, तो बात तो वही आ गई ना। अगर हारने वाले को पता है कि मुझे पैसे वापस मिल ही जाएंगे तो फिर वापस वही बात है, वो ऐसे भी पैसे लगा देगा, कोई नहीं, ट्राई कर लेते हैं, अगर वोट मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो पैसा तो वापस आ ही जाएगा। तो नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है ना, इसलिए ऐसा रखा है कि आप पैसे भर रहे हो, आप श्योर हो कि आप सिलेक्ट हो सकते हो, आप एलिजिबल हो तो ही आप अप्लाई करो, अदरवाइज मत करो। तो ऐसी सिचुएशन होने की वजह से सिर्फ सिंसियर कैंडिडेट होगा ना वही अप्लाई करेगा, टाइम पास करने जो आने वाला होगा वो आएगा ही नहीं। पहले तो 1 लाख रुपए देख के ही नहीं आएगा, उसके बाद हारने पे पैसे वापस नहीं मिलते ये सुन के तो और नहीं आएगा। तो जेन्युइन कैंडिडेट्स ही फॉर्म भरेंगे, ये क्राइटेरिया है, ठीक है। ओके, और इसके बारे में इंटीमेशन तो आपको एडवांस में देना ही पड़ेगा, तो 14 डेज वाली टाइम लिमिट है। अब इसकी लैंग्वेज एक बार आप पूरी रीड आउट कर लो ये सेक्शन की, उसमें निधि कंपनी के लिए भी कुछ पॉइंट है, वहाँ 1 लाख के बदले 10,000 रुपये का अमाउंट है, उतना चेंज है। अब पढ़ लो लैंग्वेज, कुछ क्वेरी है तो बताओ, बोलो, रीड कर लिया, पूछना है कुछ, कोई क्वेरी? ठीक है, मेन पॉइंट्स तो मैंने हाईलाइट किए ही उसके अंदर। 14 डेज वाली टाइम लिमिट है,
₹1,00,000 का अमाउंट, 25% वोट्स वाला हमने पॉइंट देख लिया, और निधि कंपनी है तो फिर 1,00,000 के बदले 10,000 आपको पे करना है, ये कंडीशंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट देखें अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक, अब ये प्रोसीजर वाला पार्ट है और कहीं ना कहीं बेसिक आंसर है, देख लेते हैं, चलो मेन पॉइंट्स उसमें आप हाईलाइट कर लेना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का प्रोसेस बताया हुआ है, बोला कि ये कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है, उनके ऊपर है उनको क्या प्रोसेस सिलेक्ट करना है क्या नहीं, तो ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट एक्ट में नहीं दिया हुआ है, कंपनी के हिसाब से हो सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप उसी को बनाओ जो वर्थ हो, आपके काम आ सके और कंपनी में वो स्किल नॉलेज या उसका इनपुट दे सके, उस हिसाब से आप उसको सिलेक्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर है, इतना बताया हुआ है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मे बी सिलेक्टेड फ्रॉम डेटा बैंक, वो अंडरलाइन कर लो। ठीक है, डेटा बैंक की बात हो रही है, तो ये डेटा बैंक एग्जैक्टली है क्या? तो ये एमसीए के पोर्टल पे आरओसी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, एमसीए प्रोवाइड करता है, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो आपकी कंपनी में, तो कहाँ से ढूंढ के लाओगे ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी से किसी भी तरीके से कनेक्टेड ना हो, रिलेटेड ना हो? तो किसी अननोन पर्सन को आप जानते भी तो नहीं होगे ना, तभी तो वो अननोन कैटेगरी में। तो इसके लिए कुछ ना कुछ लिंक चाहिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं तो कहाँ से अपॉइंट करें, कैसे ढूंढ के लाएं। तो ये फैसिलिटी एमसीए के पोर्टल पे अवेलेबल है, वो लोग एक डेटा बैंक मेंटेन करते हैं। आपको अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है और आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो, आप उसमें अपनी क्वेरी या जो है रिक्वेस्ट पोस्ट कर सकते हो, अपना जो भी है अपना डेटाबेस के अंदर आप सीवी आप उसको पोस्ट कर दो, बायोडेटा आपका, और उसके अंदर मेंशन कर दो कि आप अवेलेबल हो, अगर कोई कंपनी ढूंढ रही है तो आपका स्किल सेट और वो सब मेंशन करके रख सकते हो। अब किसी भी कंपनी को ऐसा एक डायरेक्टर चाहिए जो कनेक्टेड ना हो कंपनी से, तो वो डेटाबेस में जाके वो सर्च कर सकते हैं। तो एक जॉब पोर्टल के जैसा काम हो गया, ये डेटा बैंक है, उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर कर दी, जिसको भी रिक्वायर्ड है व्यू करके आपको कांटेक्ट कर सकता है। तो अपने आप वो इंडिपेंडेंट वाला जो क्राइटेरिया है वो इजीली फुलफिल हो जाएगा और 149(6) वाला सेक्शन आपको परेशान नहीं करेगा, ये आइडिया। ठीक है, तो डेटा बैंक उसको बोलते हैं, वहां से भी सिलेक्शन हो सकता है। कितने अपॉइंट करने हैं डायरेक्टर्स, वो तो क्राइटेरिया के हिसाब से ही रहेगा। फिर जब मीटिंग करेंगे अपने शेयर होल्डर्स की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए, तो वो मीटिंग के नोटिस के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा। ये बात हमने बाकी चैप्टर्स में काफ़ी बार देखी, वो उसी लेवल पे चल रहा है पॉइंट। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी फॉर्मलाइज थ्रू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो ये चीज़ है। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट तो यूजुअली किसी भी पोस्ट पे आप एम्प्लॉय हो गए तो आपको मिलेगा, जिसके अंदर सारी डिटेल्स क्लैरिफाई कर देंगे, आपका टर्म ऑफ ऑफिस, आपका पे स्केल, क्या आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एवरीथिंग, वो सब कुछ उसके अंदर रहेगा। उसकी लिस्ट वहाँ पे दे रखी है, वो लिस्ट तो रीडिंग पॉइंट है, उसमें नहीं प्रॉब्लम आएगी। आगे बढ़ सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट और वो सब की बात की। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। किसी भी मेंबर को ये जानना हो कि किस बेस पे सिलेक्ट किया गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को और क्या टर्म्स पे उसको अपॉइंट किया गया, वो वेरीफाई कर सकते हैं, वो उनका राइट है। कंपनी की वेबसाइट पे भी ये डिटेल्स अपलोड की जाती है, वहां से ही पढ़ सकते हो। और जो टर्म ऑफ ऑफिस की बात हो रही है, 5 ईयर्स बोला हुआ है कॉन्जिक्यूटिवली, वो हमने पहले भी देखा। ठीक है, तो ये कंडीशन थी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रीअपॉइंट करना हो तो वो हमने देखा था, 5 ईयर्स के 2 टर्म्स हो सकते हैं, मैंने आपको बोला था, वो पॉइंट यहाँ पे वापस आ रहा है। और 2 टर्म्स के बाद फिर उसको ब्रेक देना पड़ेगा 3 साल का, वो कूलिंग ऑफ पीरियड जो मैंने बोला था, वो कंडीशन है। और वो 3 साल जब वो कूलिंग ऑफ पीरियड चल रहा होगा, तो उस ड्यूरेशन में वो पर्टिकुलर पर्सन को आपको कंपनी में कोई और पोस्ट पे भी अपॉइंट नहीं करना है। तो ऐसा नहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने के लिए ना बोला है, बाकी एम्प्लॉय तो बना ही सकते हैं, नहीं, कंपनी से टोटली वो डिसकनेक्टेड होना चाहिए, ये नेसेसरी है। तो 3 साल तक किसी और पोस्ट पे भी वो काम नहीं कर सकता है, ये भी कंडीशन रहेगी। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी वाला पॉइंट पीछे देखा था। ट्रिब्यूनल वाला जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट चैप्टर 12 में कवर होने वाला है। यहाँ पे बात हो रही है सेक्शन नंबर 241 और 242 की। ठीक है, इसमें ये बोला हुआ है कि अगर रिक्वायरमेंट हो और मैटर वहां तक चला जाए तो इवन ट्रिब्यूनल भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल के थ्रू भी ये चीज़ें हो सकती है। तो डायरेक्टर को रिमूव कर देना, डायरेक्टर को अपॉइंट कर देना, ये काम करने का पावर ट्रिब्यूनल के पास है। यूजुअली वो ऐसे कंपनीज के मैटर में इंटरफियर नहीं करते, लेकिन ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास कब जाता है, जब मिसमैनेजमेंट या ऐसे कोई एक्टिविटीज़ का चार्ज या एलिगेशन मैनेजमेंट पे लगे और उनकी कंप्लेंट की जाए ट्रिब्यूनल को, और ट्रिब्यूनल के फाइंडिंग्स में पता चले कि हाँ कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो वो ऐसा एक्शन ले सकते हैं। आया समझ में? तो ये रीज़न की वजह से ट्रिब्यूनल इंटरफियर कर सकता है फॉर अ बोनाफाइड रीज़न, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ये रीज़न है बेसिक। 242 सेक्शन वहीं पे आने वाला है चैप्टर 12 में। देखो नेक्स्ट जो सेक्शन है 163 वाला, वो
जितना डिटेल में हो सकता है प्रैक्टिकली उतना डिटेल में या सिलेबस में नहीं। तो मैं आपको भले इससे ज़्यादा ही समझा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ उसको आप नॉलेज पर्पज़ के लिए याद रखो। थियरी में इतना ही है जितना बुक में दे रखा है, ज़्यादा डिटेल में वो गए नहीं है, जबकि समझाना होता तो इन डेप्थ जा सकते थे। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम की बात हो रही है, या एक्चुअली में वोटिंग सिस्टम है और कुछ नहीं है। कंपनीज में जब डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा रहा है, उनके लिए वोट किया जा रहा है, किसको सिलेक्ट करे किसको ना करे, तो वोटिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक मेथड ये होगा कि हर शेयर होल्डर को एक वोट यूज करने को मिलेगा, बोला ये सारे डायरेक्टर्स के ऑप्शन है, किसी एक को सिलेक्ट कर लो, तो दैट इज वन मेंबर वन वोट, उस टाइप का एक सिस्टम हो सकता है। कितनी बार ये भी होता है कि प्रेफरेंस वोट भी आप दे सकते हो। प्रेफरेंस वोट का मतलब है कि अगर आपको वोट देना है तो आपको रैंकिंग देनी पड़ेगी, फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको दे रहे हो, सेकंड प्रेफरेंस किसको, थर्ड प्रेफरेंस किसको, ऐसे रैंकिंग वाला वोटिंग सिस्टम भी होता है। तो अगर 5 डायरेक्टर्स हैं तो आपको ना रैंक देना है, फर्स्ट कौन है आपके हिसाब से प्रेफरेंस पे, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, तो जिसको सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले होंगे वो सिलेक्ट होगा। ऐसी सब चीजें उसके अंदर होती है। तो वोटिंग करने के अलग अलग मेथड जो है वो यहाँ पे 163 में एक्चुअली में प्रिस्क्राइब्ड है, जिसको अपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें होंगी बट डिटेल में एक्सप्लेन किया नहीं। अब बेसिक आप इतना अगर माइंड में रख के उसकी लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी क्या करना है क्या नहीं। इवन कितनी बार ना वेटेड वोट्स का भी सिस्टम होता है कि आपको आप मल्टीपल वोट्स भी दे सकते हो। किसी जैसे 5 मेंबर्स हैं तो आपको सिलेक्ट करना है तो किसी एक को आप 2 वोट अलॉट कर दो, किसी एक को 1 अलॉट कर दो। ऐसे अलग अलग मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस वोटिंग सिस्टम में यूज होते हैं। बेसिक आइडिया सेक्शन का वही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्लियर, यहाँ तक कंडीशन समझ आ गई। चलो आगे बढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा डिटेल में मैं जा भी नहीं रहा हूँ इसमें। नेक्स्ट आंसर जो है अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर्स। ये नॉमिनी डायरेक्टर्स वाली जो स्टोरी है वो तो मैंने आपको बताई दी थी कि होते कौन है, उसी से रिलेटेड कंटेंट है यहाँ पे, लेकिन टेक्निकल पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं। मैं देख भी लेता हूँ अगर और कुछ है उसमें मिस हो जाता है ऐसा तो ठीक है, अदरवाइज रीडिंग में रख सकते हैं इसको। नहीं, कंडीशन वही है, वो जो बैंक वाला पॉइंट मैंने आपको बोला था कि बैंक से आप लोन ले रहे हो, उनका स्टेक है कंपनी के अंदर, तो उनको एक नॉमिनी अपॉइंट करने की इच्छा है और वो ऐसा बोल रहे हैं, कर सकते हैं। उसी पॉइंट पे स्टोरी चल रही है, तो ये इजीली रिलेट हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 164 आ गया आपका डिस्क्वालिफिकेशन वाला। ये मैंने आपको बोला था एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। डिस्क्वालिफिकेशन और डायरेक्टर की बात यहाँ पे हो रही है क्योंकि बहुत पुराना सेक्शन है, पहले से चलता आ रहा था, एग्जाम में काफी बार पूछा भी हुआ है, आगे भी पूछते रहेंगे, रिपीट होता रहेगा। तो दैट डिपेंड्स कि आपके पेपर में वो आ रहा है या नहीं, लेकिन पॉइंट यूज हो सकता है। अब इसमें 2 सबसेक्शंस में इसको डिवाइड किया हुआ है, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या डिस्क्वालिफिकेशंस है वो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, इम्प्लाइड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, क्योंकि अभी तक कोर्ट से ये सब चीजें क्लियर नहीं हुई है। He has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending. कोर्ट में मैटर अभी चल रहा है, ठीक है, तो वो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। He has been convicted by a court of any offense. Convicted मतलब चार्जेस फाइनल हो गए, ठीक है। Any offense whether involving moral turpitude or otherwise, किसी भी टाइप का ऑफेंस हो, कंपनी में आपने कुछ इलीगल काम किया हो या अदरवाइज कोई भी रीजन हो सकता है, एंड सेंटेंस्ड इन रिस्पेक्ट देयरऑफ imprisonment for not less than 6 months, कम से कम 6 महीने की जेल हुई है, and a period of 5 years has not elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि 6 महीने से ज्यादा जेल आपको हुई है, अब जितना आपका जेल का सेंटेंस है वो खत्म हो चुका, उसके बाद 5 साल अभी तक हुए नहीं है, तो इसका मतलब डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू करता है आफ्टर योर जेल टर्म हैज बीन कंप्लीटेड फॉर नेक्स्ट 5 years। जेल से बाहर आने के बाद 5 साल तक आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज रहेगा और आप कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन पाओगे, ये कंडीशन है। ठीक है, प्रोविजो देख लो, उसमें प्रोवाइडेड दैट करके वो पॉइंट कंटिन्यू हो रहा है। प्रोविजो में ये बोला कि अगर आपका कन्विक्शन जो है वो एक ड्यूरेशन से ज्यादा है, दैट इज 7 years और मोर, तो इसके बाद आपके ऊपर परमानेंट बैन लग जाएगा कि आप कभी भी लाइफ टाइम में किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्योंकि 6 महीने से ज्यादा जेल होना फिर भी कंपेरेटिवली एक छोटा सेंटेंस है। 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल हो सकता है, 7 साल या उससे ज्यादा किसी को जेल हो रही है ना, तो उसने जो ऑफेंस किया होगा वो भी उतना सीवियर होगा कि 7 साल जेल में रख रहे हैं। तो उसके बाद ऐसे बंदे को फिर डायरेक्टर बनाना वैसे भी किसी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, ना उसकी रेपुटेशन के लिए, ना ऐसे बंदे को अपॉइंट करने से उनको कोई बेनिफिट होने वाला है। तो फिर बेटर ही है कि आप उसको अपॉइंट करो ही मत। तो बाकी वाली कंडीशन में बोला था कि 5 साल का बैन रहेगा, पर जेल का टर्म ही आपका 7 years और मोर है, तो जो बैन लगेगा ना वो उससे ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? An order disqualifying him for appointment as a director has been passed by a court or tribunal and the order is in force। ये तो सीधी बात है,
कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने स्पेसिफिक ऑर्डर दिया है कि इस पर्सन को आप किसी कंपनी में डायरेक्टर की तरह अपॉइंट नहीं करोगे, और वो ऑर्डर अभी भी एक्टिव है, उसको वापस नहीं लिया गया, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज होने वाली है। ही हैज़ नॉट पेड एनी कॉल मनी, अब ये शेयर होल्डर भी है एज अ डायरेक्टर, लेकिन उसने कॉल मनी पे नहीं किया, अब वो खुद ही पे नहीं कर रहा है, बाकी लोग क्या पे करेंगे, वो गलत मैसेज जा रहा है ना इन्वेस्टर्स में, और 6 महीने हो चुके हैं जो लास्ट ड्यू डेट थी तब से अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो उस सिचुएशन में फिर उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगा। He has been convicted of the offence dealing with related party transactions under section 188 during last preceding 5 years। 188 अपना चैप्टर 10 में कवर होने वाला है, अभी डिटेल में डिस्कस किया नहीं। बेसिक आइडिया वही है कि रिलेटेड पार्टीज जो होती है, जो कंपनी से कनेक्टेड है, उनके साथ ट्रांजैक्शन करोगे तो डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं और काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो नहीं रखा और आपकी गलती है एज अ डायरेक्टर, तो डिस्क्वालिफिकेशन आ सकता है। नेक्स्ट, ही हैज़ नॉट कंप्लाइड विथ सेक्शन 152 सबसेक्शन 3, ये तो वो डिन नंबर वाली कंडीशन है 152 सबसेक्शन 3, कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो फिर कैसे डायरेक्टर आप बन सकते हो। और 165 सबसेक्शन 1, वो 20 कंपनीज वाली जो लिमिट थी कि एट अ टाइम आप 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हो, अगर उससे ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है। तो ये सबसेक्शन 1 यहाँ पे कवर हो गया। आगे देख लेते हैं सबसेक्शन 2 की बात करें। अब अभी यहाँ पे ये बोल रहे थे कि आप डायरेक्टर बन नहीं सकते, अब सबसेक्शन 2 में ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर रहे हो और आपने ये सारे नॉन कंप्लायंसेस किए कंपनी में रहते हुए, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। एक होता है कि अपॉइंट ही नहीं हो सकते, एक होता है कि अपॉइंटेड हो लेकिन अब कंपनी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो सबसेक्शन 2 में वो बात हो रही है कि कंपनी में डायरेक्टर रहते हुए आपने क्या ऐसे नॉन कंप्लायंस कर दिए जिसकी वजह से आपको डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया, ये वो पॉइंट्स आने वाले हैं। फर्स्ट देख लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न्स जो होते हैं वो फाइल नहीं किया आपने पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली। अब ये तो ज़्यादा बड़ा डिफॉल्ट हो गया ना, 3 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल ही नहीं कर रहे हो। एक बार गलती हो सकती है, बाद में वो कवर अप कर सकते हैं, 2 बार 3 बार, 3 साल से आपने फाइल ही नहीं किया, दैट शोज कि फिर आप एलिजिबल नहीं हो कि आपको डायरेक्टर की तरह कंटिन्यू करना चाहिए, तो डिस्क्वालीफाई करने की बात कर रहे हैं और आपको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट में अब ये पेमेंट को लेके हो गया, डिपॉजिट्स जो है ही हैज फेल्ड टू रीपे द डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय इट और पे इंटरेस्ट देयर ऑन। तो ये डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स जो है, उनका इंटरेस्ट, डिविडेंड वो सब पे करना बाकी है, मेच्योरिटी की डेट आ गई, उनका अमाउंट रिफंड करना बाकी है। तो ये सारे डिफॉल्ट अगर कंटिन्यू होते रहेंगे तो भी रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। और कंटिन्यू कितने टाइम तक होते रहेंगे, 1 ईयर और मोर, 1 साल हो चुका, अभी तक आपने ड्यूज क्लियर नहीं किए तो रिस्ट्रिक्शन आएगा। बोला शैल बी, ऊपर से पॉइंट ऐसे देखा जाएगा कि नॉन एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन which has done these defaults shall be eligible to be reappointed as a director of that company or appointed in any other company for a period of 5 years from the date on which the said company fails to do so। तो जो फेलियर हुआ उसके बाद 5 साल के लिए ना इस कंपनी में आप डायरेक्टर रहोगे ना बाकी कंपनी में, ये ध्यान रखना। इसमें सिर्फ अदर कंपनी बोला था, एक सेकेंड, एक कंडीशन है उसमें, हाँ, ऑफ दैट कंपनी और अदर कंपनी दोनों आ गया, ठीक है। प्रोविजो देख लेते हैं। Where a person is appointed as a director of a company which is in default of the given clauses A or B, he shall not incur the disqualification for a period of 6 months from the date of his appointment। ये पॉइंट भी प्रैक्टिकल है। अब जैसे बोला था कि पेमेंट का डिफॉल्ट है, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई करके निकाल दिया, तो उसके बदले किसी और को अपॉइंट किया होगा। अब वो जैसे ही अपॉइंट होके आया, डिस्क्वालिफिकेशन तो अभी भी कंटिन्यू हो ही रहा है ना, मतलब इन द वे कि जो पेमेंट करना है, वो रीपेमेंट का जो डिफॉल्ट है वो तो अभी भी कंटिन्यू हो ही रहा है, पैसे तो अभी तक रिटर्न किए नहीं डिवेंचर होल्डर्स के। तो नया डायरेक्टर आया, वो तो आते ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर टेक्निकली अपने बात करें प्रोविजन के हिसाब से। तो जैसे ही नया डायरेक्टर आया, उसको 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, फिर वापस वही क्वेश्चन रेज होगा कि बोले देखो 1 साल से ऊपर हो चुका है, डिवेंचर होल्डर्स का पैसा अभी तक वापस नहीं किया। और बोलेगा मैं तो अभी आया हूँ, पुराने डायरेक्टर ने 1 साल से पैसा नहीं पे किया, उसको आपने निकाल दिया, मैं अभी आया हूँ, मुझे काम समझने तो क्या करना है, कैसे करना है, तो कुछ दिन का टाइम मिलेगा तो मैं सारा ड्यूज क्लियर करूंगा ना, जो डिफॉल्ट उसने कर रखे हैं। तो नए बंदे को आने के बाद वो डिफॉल्ट्स को सेटल डाउन करने के लिए कुछ टाइम तो देना पड़ेगा, वो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 6 मंथ्स का। तो ऐसा बोल रहे हैं कि जहां जिस कंपनी में डिफॉल्ट्स कंटिन्यू हो रहे हैं, पुराने डायरेक्टर को हटा के अगर नए वाले को लेके आते हैं, तो नए डायरेक्टर को कम से कम 6 महीने तक आप नहीं हटा सकते उन्हीं ग्राउंड्स पे, क्योंकि वो गलती पुराने डायरेक्टर की थी। उसको गलती सुधारने का मौका दो, वो क्या एक्शंस लेता है वो देखो। 6 मंथ्स तक कोई एक्शन ना हो, फिर आप उसके साथ अगर आर्ग्यू कर रहे हो इस मैटर पे तो बात समझ में आती है, तब तक नहीं करना है। तो ये प्रोविजो में क्लियर कर दिया। गवर्नमेंट कंपनी वालों केस में लास्ट में आ ही जाता है, बोले हम ये सब नहीं मानते, जो रूल हमने आपके लिए बनाया हम खुद फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी फिर फॉर्म नंबर्स दे रखे, याद रहे आपको तो ठीक है। DIR 8 बोला है,
every director shall inform to the company concerned about his disqualification. डायरेक्टर कंपनी को खुद बताएगा कि ये सारे डिफॉल्ट्स हो गए हैं और DIR 8 फॉर्म भर के मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि क्या क्या डिफॉल्ट्स मेरी तरफ से हुए हैं, वो चीज़ वो क्लियर करेगा, ये होना चाहिए। एक बोल सकते हैं कंसेंट या क्लैरिफिकेशन हो सकता है। अगर आपकी तरफ से कोई डिफॉल्ट नहीं हुए तो आप बोल सकते हो कि मैं अपॉइंटेड रहने के लिए या रीअपॉइंट होने के लिए एलिजिबल हूँ, लेकिन आपसे कोई डिफॉल्ट हुए हैं तो DIR 8 में फिर मेंशन करना पड़ेगा। तो क्लैरिफिकेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट DIR 9 वाली जो कंडीशन है उसमें बोला है कि कंपनी की तरफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये सब फाइल करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आया, नॉन कंप्लायंस हुआ है, तो उस सिचुएशन में कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ROC को इन्फॉर्म करे कि हमारी तरफ से डिफॉल्ट हुए हैं और ये डायरेक्टर्स हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके लिए फॉर्म नंबर क्या होगा, DIR 9। ठीक है, उसमें डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी, उसके टाइम लिमिट दे रखिए। नेक्स्ट इसके बाद एक और फॉर्म है DIR 10। एनी एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी मेड इन DIR 10। मतलब डिस्क्वालिफिकेशन को आप वापस लेने की बात कर रहे हो कि अलाउ कर दो, तो वो रिक्वेस्ट आप DIR 10 में कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी के लिए एक प्रोविजो रख दिया, बोला कि उनके आर्टिकल्स में उनको और भी कोई डिस्क्वालिफिकेशंस ऐड ऑन करने हो तो वो कर सकते हैं। ये वो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन वाली बात हो रही है, वैसा पॉइंट है। और लास्ट में द डिस्क्वालिफिकेशंस रिफर्ड टू इन द गिवन क्लॉजेस D, E and G of subsection 1 जो पीछे अपन ने देखा, shall continue to apply even if the appeal or petition has been filed against the order of conviction or disqualification। अब ये समझ लो क्या पॉइंट है। पहले तो D, E और G वाले पॉइंट पीछे वाले पेज पे रेफर कर लो। D वाले पॉइंट में क्या बोला था, कन्विक्शन वाला, वो 6 months और मोर वाला पॉइंट। E पॉइंट में क्या था, ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि आपको अपॉइंट नहीं करना है। और G वाले पॉइंट में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस में डिफॉल्ट करने की वजह से आपको कन्विक्ट किया गया। तो तीनों पॉइंट कोर्ट वाले हैं, इतना आप ध्यान रख लो। पहले पॉइंट में भी कोर्ट ने कन्विक्ट किया, दूसरे में कोर्ट ने ऑर्डर इशू कर दिया, आपको बैन कर दिया, तीसरे पॉइंट में भी सेम रीजन है लेकिन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वाला। तो ये तीनों पॉइंट से कनेक्टेड कंडीशन है। बोला द डिस्क्वालिफिकेशंस रिफर्ड टू इन द गिवन क्लॉजेस शैल कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ द अपील और पिटिशन हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन। अब जब कोर्ट का मैटर होता है और कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आता है तो आप क्या करते हो, अपील करते हो हायर अथॉरिटी को। बोला जब तक आप हायर अथॉरिटी को अपील करो और उनका फैसला ना आ जाए तब तक के लिए आप डिस्क्वालिफाइड हो या क्वालिफाइड हो, ये क्वेश्चन है। उस ड्यूरेशन के लिए आपको क्या माने, बोला डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफिकेशन शैल कंटिन्यू। तो आपने अपील किया है, ठीक है, अपील का डिसीजन आने दो। अगर हायर अथॉरिटीज ने डिसीजन आपके फेवर में दे दिया तो डिस्क्वालिफिकेशन हटा देंगे, लेकिन तब तक के लिए डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा। क्लियर? चलो 164 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद नए सेक्शन है 169, 167, तो ये तो आज नहीं डिस्कस करेंगे। एक रीडिंग वाला सेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो घर पे आप पढ़ सकते हो। ये अभी लास्ट पेपर में पूछा भी था इन्होंने, 1 या 2 पेपर पहले। पेज 330 पे एक आंसर है, सेक्शन 166, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। बहुत ही सिंपल आंसर है और एग्जाम में आया हुआ है पहले भी, और आ गया तो आपके लिए बोनस है। सीधे सीधे हेड पॉइंट्स लिखने हैं, एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 166 सेक्शन, डायरेक्टर्स के राइट्स और ड्यूटीज क्या होते हैं, हेड पॉइंट्स ही देख लो। आर्टिकल्स के हिसाब से एक्ट करना उनकी ड्यूटी है, गुड फेथ में एक्ट करना, केयरफुली एक्ट करना, नेग्लिजेंस ना दिखाना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना, मिलजुल के काम करना जरूरी है, कोई अपना अनड्यू एडवांटेज या खुद का फायदा उठा लेना कंपनी का नुकसान करके, वो सब नहीं होना चाहिए। और अपनी ऑफिस आप किसी को असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सिलेक्शन मेरिट पे हुआ है। जब आप रिटायर हो गए कंपनी से तो उसके बदले कौन आएगा वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे, बाकी मेंबर्स डिसाइड करेंगे। तो ये असाइनमेंट ऑफ ऑफिस अलाउड नहीं है, ये भी क्लियर कर दिया। तो ये सब राइट्स एंड ड्यूटीज वाला पार्ट है, ये कवर हो जाएगा। ठीक है, बस इतने पॉइंट्स इनफ है, बाकी के फिर कल कवर करते हैं।